सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम योगी ने राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होगा। इसमें संगठन और सरकार दोनों जुटेंगे। सरदार पटेल की जयंती को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक 10 किलोमीटर की रोड यात्रा होगी। सरदार पटेल की जयंती को लेकर उनकी जन्मस्थान केवड़िया तक पदयात्रा होगी। 50 यूनिटी मार्च, यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में एक बड़ा अभियान होगा, जो देश भर के हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्मभूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब अपनी मनमानी करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने एक नहीं चलने दी। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। राम मनोहर लोहिया पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने लखनऊ के लोहिया पार्क जाकर लोहिया की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से सरकार बनी है लगातार इस तरह के गैंगरेप, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार और महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं घटी हैं देश में, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जो इनकाउंटर और लंगड़ा कर करके ये इनकाउंटर जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है, इससे जब कभी भी इन्होंने इनकाउंटर किया उसके बाद फिर घटना हो गई है, फिर इनकाउंटर किया फिर घटना हो गई। आखिरकार इस सरकार की नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? क्योंकि पुलिस से ये पॉलिटिकल लाभ काम करवा रहे हैं और जब पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएंगे, पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगवाएंगे और पुलिस से अन्याय अत्याचार रोकने के लिए कोई काम नहीं करेगी सरकार, तो इस तरह की घटना तो होंगी होंगी। तो क्या सरकार जो सब पूरा कार्रवाई कर रही है इस पर, जो अपना बचाव कर रही है? सरकार केवल धोखा देने का काम कर रही है। और अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो फिर ये रेप कैसे हो गया, ये गैंग रेप कैसे हो गया? ये कोई पहला घटना नहीं है इस सरकार में। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पे, बच्चियों पे इन्हीं की सरकार में घटना हो रही हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। ओपी राजभर ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि एसबीएसपी बिहार में पहले चरण में 52 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी।
आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। राजभर ने कहा कि आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी मिलकर एक मोर्चा बनाने की तैयारी में है जो विधानसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करेगा। आजम खान से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। लंबी मुलाकात चली, लगभग 1 घंटे तक। इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? ये मुलाकात समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्या लग रहा है कि आजम खान बसपा के साथ अब भी है कि जा सकते हैं? देखिए, एक मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है। आजम खान जी की एक पार्टी पहले बनी थी जब निकले थे, याद होगा आप लोगों को। उस पार्टी में जो सूचना मुझे है भाई, अब सपा के लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कहां से जान जाते हैं। ओवैसी जी, आजम खान जी और शिवपाल जी, और जिनका नाम ले रहे हैं मौर्य जी, और कितना जी ये जाएंगे। उसमें एक मोर्चा होगा और बसपा से समझौता होगा। हमने वहां बता दिया है कि आज तक हम और देख लेते हैं, नहीं तो कल से हम वहां चुनाव की तैयारी में हम नॉमिनेशन, तो कल अरविंद को मैंने भेजा था, तो वहां की टीम के लोगों ने कल 52 प्रत्याशियों की सूची दी है। अच्छा, 52 प्रत्याशी आप चुनावी मैदान में बिहार के उतारने की तैयारी में है। अगर पहले चरण में 52 प्रत्याशी, तो कुल कितने उतारेंगे? देखिए, कुल अब हम लोग तो काम 153 सीटों पर कर रहे थे। अब दूसरे टर्न की बैठक परसों फिर होने वाली है, तो बैठक हो जाएगी तो क्लियर बता पाएंगे कितना होगा। लेकिन फिलहाल ये 52 जो सूची आई हुई है, ये 52 प्रत्याशी पहले चरण के पर्चा भरेंगे। तो ऐसे में बिहार में आपका जो गठबंधन है वो एक तरीके से टूटा ही समझा जाए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी से आपकी बात नहीं बनी कि भाई हम तो चाहते हैं कि यूपी में हम गठबंधन में हैं, तो अगर हम एनडीए में हैं तो हमको एनडीए में वहां रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं, हमने जो इनको तैयार किया है, कल तो हम ही को बेवकूफ बनाएंगे कि नेता झूठ बोलता है। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रविकिशन शुक्ला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। फिल्म लापता लेडीज में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान रविकिशन शुक्ला को मिला है। रविकिशन ने ट्वीट कर लिखा है, 33 साल बाद फिल्म फेयर अवार्ड जीत गया, महादेव कृपा बनाए रखें। छांगुर गैंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद अहमद को एटीएस ने तलब किया है। छांगुर गैंग के एक और गुर्गे की तलाश तेज है। यूपी एटीएस मोहम्मद अहमद की तलाश कर रही है। पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीद में मोहम्मद अहमद का नाम। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से फरार है मोहम्मद अहमद। यूपी एटीएस ने मोहम्मद अहमद को तलब किया है। छांगुर की अवैध गतिविधियों में उनके शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के राइट हैंड मोहम्मद अहमद पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। मोहम्मद अहमद ऐसा पहला व्यक्ति है जिसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन छांगुर और नवीन रोहरा के साथ पुणे की 16 करोड़ जमीन में एग्रीमेंट में मोहम्मद अहमद का नाम है। यूपी एटीएस ने मोहम्मद अहमद को पूछताछ के लिए तलब किया है, लेकिन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से मोहम्मद अहमद फरार है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। खबर अयोध्या से है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़ी 21 खूबसूरत झांकियां सजाई जाएंगी। इन झांकियों में न केवल पारंपरिक झांकियां होंगी, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी एक नया आयाम जोड़ा गया है। इस बार 3D प्रतिमाओं के साथ साथ विशालकाय रामायण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 11.5 फीट ऊंचे रावण की प्रतिमा रिएक्ट वाली होगी, जिससे हर दृश्य और भावनाओं का असर महसूस किया जा सकेगा। झांकियों को 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के मौके पर साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क की ओर निकाला जाएगा। अयोध्या में जो 21 झांकियां होंगी वे न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होंगी।
रामनगरी में नवे भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर के जो झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकल करके रामकथा पार्क तक जाती है और जिसका स्वागत रामकथा पार्क में खुद मुख्यमंत्री करते हैं। वो झांकियां बनने की अब क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। 21 झांकियां हैं। भगवान राम के जन्म से लेकर के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित ये झांकियां इस बार बेहद खास और आकर्षण होंगी। पिछली बार तक जो झांकियां निकल रही थी उससे अलग इस बार 3D मूर्तियों को इस पर बैठाया जाएगा और इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, जो कलाकार हैं कलकत्ता से, वो आए हैं और इस बार कुछ खास बनाने का प्रयास है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सर, आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम कानू विश्वास है। अब इस बार लोगों को हर दीपोत्सव से अलग खास क्या देखने को मिलेगा? इस बार कुछ नया होने वाला है। वो जो रावण का जो हिट ऑफ द मूवमेंट है, युद्ध का हिट ऑफ द मूवमेंट है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करके देखा जाएगा। रावण मूवमेंट होगा, इस बार मूवमेंट होगा। और इसके साथ ही जो मूर्तियाँ होंगी वो आप बता रहे थे 3D होंगी और तकनीकी का प्रयोग उसमें किया जाएगा, वो क्या है? हाँ जरूर, इस बार जो रावण का हाइट ज़्यादा है, 11 फीट है, 11.5 फीट है, और क्या है ना, वो मूवमेंट करेगा और 3D में देखा जाएगा। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। वाराणसी से खबर है, कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर बुलडोजर चला है। सदर बाजार इलाके में आधा दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चला है। बीते दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी थी। आग की वजह से 8 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से कैंटोनमेंट बोर्ड ने सभी दुकानों का आवंटन रद्द किया। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का मामला है। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में पटाखे में विस्फोट से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पटाखे धूप में रखे थे, पटाखों के गर्म होने से विस्फोट हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ऐसा हुआ जैसे किसी के यहाँ कोई पटाखे। बदायूं में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बदायूं के दीन नगर शेखुपुर चौराहे पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद राहगीरों और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रक प्रयागराज से लखनऊ जा रहा था, तभी हाईवे पर चलते हुए ट्रक के केबिन में आग लग गई थी। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्री परीक्षा आज 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की परीक्षा हो रही है, जो 4:30 बजे खत्म होगी। यूपी के सभी 75 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो। इसके लिए खास चौकसी बरती जा रही है। लखनऊ में 59, आगरा में 39, सीतापुर में 11, अमरोहा में 15, गाजियाबाद में 21, चंदौली में 12, जौनपुर में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए। उत्तर प्रदेश में शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चेचे से नियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं रायबरेली में भी सड़क हादसा हुआ है। ओवरटेक करते समय प्रयागराज के नायब तहसीलदार की स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई। हादसे में नायब तहसीलदार और उनका ड्राइवर घायल हो गया। नायब तहसीलदार को प्रयागराज रेफर किया गया है। घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग की है। महोबा में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर के पास 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत हो गई।
और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसे डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।